यूक्रेन के साथ 70 दिन की जंग के बाद अब रूस ने अपने एक और बेहद घातक हथियार को मैदान में उतार दिया है। एक ऐसा हथियार जिसकी मार से छिपा हुआ दुश्मन भी नहीं छिप पाता। जिस जगह पर इस खतरनाक हथियार का इस्तेमाल होता है वहां आसपास का पूरा इलाका नेस्त नाबूद हो जाता है। 2S7 माल्का नाम से जाने जाने वाले इस हथियार ये हथियार दुश्मन के ठिकाने को पल भर में तबाह कर देने की ताकत रखता है। यही वजह है कि रूस ने अब यूक्रेन की सेना को घुटनों पर लाने के लिए जंग में इसका इस्तेमाल शुरू कर दिया। उसकी तरफ से 2S7 माल्का तोप से यूक्रेन के कई ठिकानों पर किए गए हमले का एक वीडियो भी जारी किया गया। वीडियो में रूसी सेना ने अपनी इस ताकतवर तोप से यूक्रेन के ठिकाने पर पहले एक गोला दागा और इसके बाद रूसी सेना की तरफ से कई और गोले टारगेट की तरफ दाग दिए गए। इससे पहले रूस की सेना ने अपनी खतरनाक तोप की तैनाती को भी दिखाया, जिसमें उसके सैनिक एक सुनसान जगह पर इस तोप को ले जाते दिखाई दिए और हमले की पूरी तैयारी होने के बाद दो सैनिक एक बड़ा गोला लेकर आए और उन्होंने उसे तोप में लोड कर दिया। इसके बाद इशारा मिलते ही तोप से हमले शुरू कर दिए गए। रूस के मुताबिक उसके इस हमले में यूक्रेन के कई ठिकाने तबाह हो गए, लेकिन रूसी सेना ने यूक्रेन को झुकाने के लिए अपने खतरनाक तोप का ही इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि उसने समंदर से मिसाइलें दागकर भी उसके ठिकानों को निशाना बनाया। और रूसी सेना की तरफ से जारी किए गए वीडियो में समंदर से दागी गई मिसाइलें दिखाई दी। यूक्रेन की सेना को निशाना बनाने के लिए छोड़ी गई वो मिसाइलें आसमान में तेजी से उठते आग के गोले की तरह नजर आईं। रूस ने इन हमलों के बाद दावा किया कि उसने यूक्रेन की 6 ऐसी जगहों को निशाना बनाया जहां अमेरिका और यूरोप से मिले हथियार छुपा कर रखे गए थे। रूस के मुताबिक तबाह किए गए सभी 6 ठिकाने रेलवे स्टेशन के पास हैं, जहां से पूर्वी यूक्रेन के डॉनबास में हथियार भेजे जाते थे और उससे यूक्रेन के सैनिकों को जंग लड़ने में मदद मिलती थी। उधर मारियोपोल के अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट को पूरी तरह खाली करवाने के लिए रूसी सेना के भीषण हमले जारी हैं। वहां स्टील प्लांट से कुछ मीटर की दूरी पर ही एक इमारत को रूस की सेना के एक टैंक ने धराशायी कर दिया और इस हमले का ड्रोन से लिया गया एक वीडियो यूक्रेन की सेना की स्पेशल यूनिट अज़ोव बटालियन ने जारी किया। वीडियो में रूसी सेना का एक टैंक कई मंजिला एक इमारत पर कुछ फीट की दूरी से गोले बरसाता दिखाई दिया। जैसे ही टैंक से दागा गया गोला इमारत से टकराता, वहां धूल का एक गुबार उठता नजर आता। इमारत के एक हिस्से में तो टैंक से बरसाए गए बम ने आग ही लगा दी। इस बीच उसने एक के बाद एक कई गोले दागकर बिल्डिंग के पास खड़ी एक कार के परखचे उड़ा दिए। टैंक की मार से इमारत के कई हिस्से बुरी तरह टूट गए। उसके चारों तरफ से धुएं का बवंडर सा उठता दिखाई दिया, लेकिन फिर भी रूसी सेना ने हमले नहीं रोके। वहां से पीछे हटते हुए टैंक ने जैसे ही एक और गोला दागा, इमारत का एक बड़ा हिस्सा टूटकर जमीन पर गिर गया और रूसी सेना के इस हमले में पूरी इमारत खंडहर में बदल गई, जिसके बाद रूस की सेना के कुछ जवान यूक्रेन के छिपे हुए सैनिकों को ढूंढने के लिए इमारत में घुस गए, लेकिन उन्हें वहां यूक्रेन की सेना के जवान नहीं मिले, बल्कि बिल्डिंग के बेसमेंट में जान बचाने के लिए छिपे हुए मारियोपोल के नागरिक मिल गए। हमले के थोड़ी देर बाद ही ड्रोन से ली गई तस्वीर में वो सभी लोग इमारत से बाहर निकलते नजर आए, जो मारियोपोल शहर पर कब्जे के बाद ही अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट के इलाके में जाकर छिप गए थे। लेकिन रूसी सेना के ताबड़तोड़ हमलों की वजह से बिल्डिंग के बेसमेंट से बाहर आने के लिए उन्हें मजबूर होना पड़ा। लेकिन वहां मौजूद रूसी सेना के जवानों ने उन्हें एक जगह जमा किया और फिर उन्हें वहां से लेकर चले गए। बताया गया कि हमले में तबाह हुई इमारत के बेसमेंट में 16 लोग छिपे थे, जिन्हें रूसी सेना के जवान किस जगह लेकर गए इसकी जानकारी अज़ोव बटालियन को भी नहीं लग पाई। लेकिन इस वीडियो को जारी करने के बाद उन्होंने एक बार फिर अपना यह आरोप दोहराया कि यूक्रेन के सैनिकों के नाम पर रूसी सेना उनके नागरिकों को निशाना बना रही है, क्योंकि एक दिन पहले भी रूस ने अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट को निशाना बनाकर ग्रैड रॉकेट लॉन्चर से ताबड़तोड़ हमले किए थे। असल में रूसी सेना लगातार ये दावा कर रही है कि स्टील प्लांट और उसके आसपास की बिल्डिंगों में यूक्रेन के कई सैनिक छिपे हुए हैं और उन्हीं सैनिकों के सरेंडर के लिए वो उस इलाके में जोरदार हमले कर रही है, जिसके लिए उसने रॉकेट लॉन्चर का भी सहारा लिया। हालांकि रूस की सेना के इन भीषण हमलों के बाद भी यूक्रेन के सैनिकों ने अभी पूरी तरह हथियार नहीं डाले। यही वजह है कि मारियोपोल पर 2 हफ्ते पहले ही कब्जे का दावा करने वाली रूसी सेना अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट पर कंट्रोल कर पाने में अब तक नाकाम रही है। उधर राजधानी मॉस्को में रूस की सेना ने विक्ट्री डे परेड की रिहर्सल में अपनी हवाई ताकत का प्रदर्शन किया। 9 मई को रूस हर साल विक्ट्री डे मनाता है, क्योंकि इसी तारीख को दूसरे विश्व युद्ध का अंत हुआ था
और इसी दिन हिटलर की सेना ने सोवियत संघ के सामने सरेंडर कर दिया था। और इसी वजह से रूस हर साल 9 मई को उस जीत का जश्न मनाता है। दावा है कि यूक्रेन की जंग के बीच मनाया जा रहा विक्ट्री डे रूस के लिए बेहद खास होने वाला है, जिसकी तैयारियां भी तेज कर दी गई। इसके लिए राजधानी मॉस्को में विक्ट्री डे परेड की रिहर्सल की गई, जिसमें रूस ने अपनी हवाई ताकत का प्रदर्शन किया। परेड की रिहर्सल का जो वीडियो जारी किया गया, उसमें कई लड़ाकू विमान आसमान में रंग बिखेरकर रूस का झंडा बनाते दिखाई दिए। इसी तरह के एक दूसरे वीडियो में शहर के ऊपर से एक के बाद एक कई लड़ाकू विमान गरजते हुए आगे बढ़ते दिखे। दावा किया जा रहा है कि विक्ट्री डे के दिन पुतिन यूक्रेन के साथ चल रही जंग पर कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। और इसके साथ ही फिनलैंड रूस से लगी अपनी सीमा पर टैंकों की तैनाती में भी जुटा है, ताकि रूस के हमला करने पर वो उसका जवाब दे सके। यूक्रेन की मीडिया की तरफ से इसका एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें फिनलैंड के एक इलाके में कई टैंक नजर आए, जिन्हें मालगाड़ी के जरिए ले जाया जा रहा था। यूक्रेन की मीडिया ने यह दावा किया कि फिनलैंड इन टैंकों को रूस से लगने वाली अपनी सीमा पर तैनात कर रहा है, ताकि अगर पुतिन की सेना उस पर हमला करती है तो वो मुंह तोड़ जवाब दे सके। असल में रूस ने नेटो में शामिल होने के मुद्दे पर फिनलैंड को हाल ही में धमकी दी थी। वो किसी भी कीमत पर यह नहीं चाहता कि उसका पड़ोसी देश फिनलैंड नेटो का सदस्य बने, क्योंकि रूस के साथ फिनलैंड की 1300 किलोमीटर लंबी सीमा है, और अगर फिनलैंड नेटो का हिस्सा बना तो इस सैन्य संगठन से जुड़े 30 देशों की फौजें उसके घर तक पहुंच जाएंगी। उधर चेचन कमांडर रमजान कादिरोव ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन पर निशाना साध दिया। कादिरोव को पुतिन का सबसे वफादार साथी माना जाता है, जिन्होंने यूक्रेन के साथ चल रही जंग की शुरुआत में ही अपने लड़ाकों को वहां लड़ने के लिए भेज दिया था। लेकिन जैसा कादिरोव ने सोचा था वैसा हुआ नहीं। कुछ ही दिनों में युद्ध जीत लेने की आस लेकर लड़ रही रूसी सेना और चेचन लड़ाकों को यूक्रेन की सेना की तरफ से जोरदार टक्कर मिली। जंग इतनी लंबी खिंची कि तीसरे महीने में पहुंच गई। बस इसी बात ने रमजान कादिरोव की नाराजगी बढ़ा दी। उन्होंने पुतिन के फैसलों को ही सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। कादिरोव ने यूक्रेन के कई शहरों का जिक्र करते हुए दावा किया कि रूसी सेना और उनके लड़ाके बस वहां कब्जा करने ही वाले थे, लेकिन पुतिन के फैसलों की वजह से वो उन शहरों पर बेरहमी से धावा नहीं बोल पाए। और इसी बात ने रमजान कादिरोव के गुस्से को भड़का दिया, जिसके बाद वो खुले तौर पर तो पुतिन की रणनीति के खिलाफ नहीं होते दिखाई दिए, लेकिन उन्होंने जो वीडियो जारी किया उसमें उनकी झुंझलाहट साफ दिखाई दी। क्योंकि रमजान कादिरोव के मुताबिक उनके लड़ाके यूक्रेन में एक ऐसी सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे हैं जिसके हाथ बंधे हुए हैं। यानी उन्होंने साफ साफ रूस की सेना की तरफ इशारा कर दिया कि उसे जंग में खुलकर लड़ने की आजादी नहीं दी गई। और कादिरोव का मानना है कि इसी वजह से यूक्रेन के साथ जंग इतनी लंबी खिंच गई। अपने वीडियो के जरिए उन्होंने पुतिन को एक बार फिर यह संदेश दिया कि अगर उनके लड़ाकों को पूरी छूट मिले तो वो कुछ ही दिनों में यूक्रेन को मुट्ठी में कर लेंगे। готовы выполнить любую поставленную задачу, любой। वहीं पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क इलाके में मौजूद मकीवका शहर में रूस के कब्जे वाला तेल का एक डिपो जलकर राख हो गया। रूस का आरोप है कि तेल डिपो को यूक्रेन की सेना ने मिसाइल से निशाना बनाया, जिसके कुछ डरा देने वाले वीडियो भी सामने आए, जिनमें तेल डिपो से आग की भयानक लपटें निकलती दिखाई दी। देखने में ऐसा लगा जैसे वहां कोई ज्वालामुखी फटा हो, क्योंकि तेल की वजह से वहां आग का बवंडर उठता दिखा। डोनेस्क इलाके के मकीवका शहर में मौजूद इस तेल डिपो में लगी आग इतनी भयानक थी कि कई किलोमीटर दूर से भी उसे देखा जा सकता था। यही नहीं, उससे निकलने वाला काला धुआं आसपास के इलाके में फैलता नजर आया। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, डिपो में लगी आग और भड़कती चली गई। थोड़ी ही देर में वहां फायर ब्रिगेड की कई टीमें पहुंचकर आग बुझाने में जुट गईं, लेकिन उसे बुझा पाना इतना भी आसान नहीं था। रूसी सेना के कब्जे वाले इस तेल डिपो के आसपास कई मकान भी बने थे और डर यह था कि आग की लपटें उन तक न पहुंच जाएं। हालांकि इस घटना में किसी की मौत या फिर घायल होने की खबर नहीं है।